नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपकी मुख्य परीक्षा जो एसआई की होने वाली है उसमें एक सिलेबस में आपके टॉपिक है थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी। तो पहले समझते हैं दोस्तों कि नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा होती क्या है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो आशय है दोस्तों, वो केंद्र और राज्य की सरकार जो होती है वो अपने नागरिकों यानी कि सिटीजन्स, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था और अन्य संस्थाओं की सुरक्षा की क्षमता से है। मतलब कि केंद्र और राज्य सरकार अपने पूरे देश की, वहां की अर्थव्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा कैसे करता है, यह नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, जिसमें कि 7वीं अनुसूची में यानी कि यूनियन लिस्ट जिसमें है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी की बात की गई है। तो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा किस सूची का भाग है? तो ये संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट का पार्ट है। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए सरकार जो है वो कूटनीति के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति सहित रणनीति पर भरोसा करती है। भारत में हर साल 4 मार्च का वो दिन होता है जब हम नेशनल सिक्योरिटी डे मनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि 4 मार्च को हमारा नेशनल सिक्योरिटी डे होता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दोस्तों इस वर्ष जो है 2023 का जो थीम रखा है उसकी घोषणा की थी, युवा दिमाग का पोषण, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। तो ये जो है वो नेशनल थीम है 2023 का। अब देखते हैं दोस्तों, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है? जैसे कि आप सब जानते होंगे, भारत में उग्रवाद, आतंकवादी हमले, अनसुलझे सीमा विवाद और ये सब संकट बार बार आते रहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं, पठानकोट एयरबेस पर हमला जो हुआ था 2016 में, 26/11 मुंबई टेरर अटैक ताज होटल में जो हुआ था, बेंगलुरु के चर्च गेट में 2015 में जो आतंकवादी हमला हुआ था, चाइना के साथ जो हमारा सीमा विवाद, ये करंट न्यूज में बहुत ही ज्यादा चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चाइना अपना एरिया बताता है, पाकिस्तान के साथ एलओसी वाला विवाद और नॉर्थ ईस्ट में सो इंसर्जेंसी चलती है, उग्रवाद जो चलता है वो। तो ये सभी मामलों के कारण हमें नेशनल सिक्योरिटी बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। नेशनल सिक्योरिटी भी दोस्तों 2 टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जिसमें आंतरिक सुरक्षा देखें तो ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ, जो कि है जातिवाद, धर्म कट्टरता, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, मादक द्रव्यों का व्यापार, इलीगल सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि टॉक्सिक होते हैं, काले धन पर बैन, आतंक और संगठित अपराध। ये सभी जो हैं यह मुख्य इंटरनल सिक्योरिटी के। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला यहां हम देख रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा से क्या आशय है? तो देश की सुरक्षा से हो सकता है, एक क्षेत्र की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, यह भी हो सकता है। लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट अगर आप आंसर देखेंगे तो यह होगा, विघटनकारी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए एक संप्रभु देश की आंतरिक सीमाओं के भीतर कानून और शांति सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन सी जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा में क्या शामिल नहीं है? यहां पर क्या शामिल नहीं है पूछ रहा है, विच ऑफ दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटरनल सिक्योरिटी। तो देश की सीमाओं के भीतर अवैध गतिविधियां, तो ये सीमाओं के भीतर है तो ये तो बिल्कुल होगा। देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को रोकने के लिए ये भी होगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी, बिल्कुल सही। विदेशी मामलों का संरक्षण, तो ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, ये एक्सटर्नल अफेयर्स का पार्ट है, तो ये आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी में नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा के सामने कौन सी चुनौती नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट अ थ्रेट? तो मादक द्रव्यों का व्यापार, ये तो बिल्कुल है, इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स का। काले धन, ब्लैक मनी, ये भी है इंटरनल सिक्योरिटी में। धर्म कट्टरता जो हमने देखा ही था, ये भी है। लेकिन जानवरों का शिकार करना, इसके लिए हमारे पास दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, जिसमें अलग अलग क्लॉज दिए गए हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी यानी कि ज्योग्राफी या फिर एनवायरनमेंट का पार्ट बन सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट ये नहीं है। अब हम देखेंगे दोस्तों, थ्रेट्स जो हैं वो किस टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल यानी कि आंतरिक, एक होता है बाहरी यानी कि एक्सटर्नल थ्रेट, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को होते हैं। तो इनसे लड़ने के लिए हमारे पास कुछ फोर्सेस होते हैं, तो आइए अब जान लेते हैं उनके बारे में।
इंडिया में जो हमारे पास फोर्सेस है दोस्तों वो 3 प्रकार के हैं। एक होता है मिलिट्री जिसे हम आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं, एक होता है पैरामिलिट्री और एक होता है सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये सीएपीएफ कुछ नहीं, केंद्र की पुलिस होती है, एक प्रकार से राज्यों की नहीं होती है। तो सबसे पहले हम मिलिट्री को देखते हैं दोस्तों। मिलिट्री में अगर आप देखें तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है। मिलिट्री जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत कई सारे फोर्सेस आते हैं, जिसमें सबसे पहला है आर्मी, दूसरा है नेवी, तीसरा है एयरफोर्स। जल सेना, थल सेना और वायुसेना के नाम से आप इसे जानते हैं। अब ये तीनों मिलकर आर्म्ड फोर्सेस का पार्ट बनाते हैं जो कि एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ते हैं। अगर मान लीजिए कोई देश से विदेशी हमला होता है या बाहरी आक्रमण होता है तब हम इन्हें एक्टिवेट करेंगे। और चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ऐसा आर्टिकल 353 और 53 में बताया गया है। आर्म्ड फोर्सेस जो होती है दोस्तों वो रिपोर्टिंग करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, यानी कि रक्षा मंत्रालय को रिपोर्टिंग होती है इसकी। और इसके प्रमुख जो होते हैं, इसके नए पद का सृजन हमने 2019 में किया था और वो होते हैं सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसके हेड होते हैं। अगला हम देखते हैं दोस्तों पैरामिलिट्री। ये टर्म जो है ये 3 फोर्सेस के लिए यूज होता है। एक होता है असम राइफल्स, दूसरा है इंडियन कोस्ट गार्ड्स और तीसरा है एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर्स फोर्स। ये तीनों फोर्स से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप पैरामिलिट्री का पार्ट होंगे। और पैरामिलिट्री जो होती है, मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं वो डेपुटेशंस पर ही यहां पर आते हैं। और पैरामिलिट्री जो है वो इंटरनल थ्रेट्स के लिए उपयोग होती है। इंटरनल थ्रेट्स के मामले जो होते हैं वो पैरामिलिट्री संभालती है। ऐसा हर केसेस में नहीं होता, मुख्य रूप से इंटरनल सिक्योरिटी से अगर कोई डील करता है वो पैरामिलिट्री होती है। जैसे कि एक्सट्रीमिज्म हो गया, उग्रवाद या फिर नक्सलिज्म। अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्व क्षेत्र में जो हमारे यहां होता है वहां पर असम राइफल्स और ये सब डील करते हैं। अब पैरामिलिट्री के जो ये 3 फोर्सेस हैं ये तीनों अलग अलग स्टाफ को रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे असम राइफल्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्टिंग करती है। अपना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स जो होते हैं वो रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपना रिपोर्टिंग करते हैं, उनके अंतर्गत आते हैं। एसएफएफ यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है ये इंडियन इंटेलिजेंस यानी कि रॉ और आईबी जो आप जानते होंगे उनके अंतर्गत, और उनको रिपोर्टिंग की जाती है स्पेशल फ्रंटियर्स फोर्स के द्वारा। और इसके जो हेड होते हैं इन तीनों फोर्सेस के, वो एक आईपीएस रैंक के अधिकारी यानी कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। पैरामिलिट्री की जो स्पेशल फोर्सेस हैं अब उन्हें पर्टिकुलर में देखते हैं। जैसे कि असम राइफल्स आप देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जो इंसर्जेंसी है, उग्रवाद है, उनसे लड़ने में काम आते हैं। दूसरा देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड्स। तो कोस्ट शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे यहाँ ज्योग्राफी में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा 3 जोन्स होते हैं, टेरिटोरियल जोन, कंटिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ की जो सुरक्षा होती है उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व इंडियन कोस्ट गार्ड्स के तहत होता है। 1978 में इसका सृजन हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। तीसरा है दोस्तों स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एसएफएफ, जो कि एक स्पेशल फोर्सेस है फॉर सीक्रेट ऑपरेशंस। ये सीक्रेट ऑपरेशंस में काम आते हैं, इसी कारण से ये जो रिपोर्टिंग होता है अपना ये रॉ या फिर आईबी को करते हैं। और टू काउंटर चाइनीज एग्रेशंस, जो बाहरी आक्रमण या फिर उनका एग्रेशन है दूसरी कंट्रीज का, चाइना पाकिस्तान, उनसे लड़ने में ये मदद करते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में जो पर्सनल्स होते हैं ये आर्मी से ही आते हैं डेप्यूटेशन पर, ये ध्यान में रखेंगे। तीसरी और इंपॉर्टेंट फोर्स देख लेते हैं दोस्तों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ, जो कि लोकल पुलिस जो होती है स्टेट्स में उनको असिस्ट करने का काम करती हैं। और क्योंकि ये भारत के सीमा दायरे के अंदर काम करती हैं इसलिए ये इंटरनल थ्रेट से डील करते हैं। और रिपोर्टिंग इनका इंपॉर्टेंट है, गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये अपना रिपोर्टिंग करते हैं। कौन? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, जो भी वर्दी में या कैमोफ्लाज या ग्रीन कलर के जो ड्रेस में रहते हैं हम उनसे आर्मी वाला समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत 5 फोर्सेस आती हैं मुख्य रूप से, जो कि होता है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दूसरा होता है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तीसरा है सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, चौथा है आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स और पांचवा है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। तो मुख्य रूप से दोस्तों ये 5 जो हैं यही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत आते हैं।
और सीएपीएफ को जो हेड करते हैं, जो लीड करते हैं, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं, यानी कि आईपीएस रैंक के अधिकारी ही इस पद पर बैठते हैं। अब देखेंगे दोस्तों एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद। इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो अनक्लासिफाइड होता है, मतलब हमें नहीं पता कि इसमें कितने लोग होते हैं, और आज के डेट में ये ओनली पीएम को मिला हुआ है। हमारे यहाँ वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए हम एसपीजी का इस्तेमाल करते हैं, और इनके जो पर्सनल्स होते हैं वो सीएपीएफ से ही डेपुटेशन पर आते हैं, सीएपीएफ से, वहां से ही इनकी नियुक्ति होती है। अगला होता है दोस्तों एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ये स्पेशल कमांडो यूनिट है फॉर सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड टेरर अटैक। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑर्गेनाइज्ड टेरर अटैक। जैसे कि 26/11 ताज में हमला हुआ था, उस समय हमने इसका इस्तेमाल किया था, उसके बाद ही ये बना था। तो टेरर अटैक्स जब होते हैं तो एनएसजी का इस्तेमाल किया जाता है, और दो ग्रुप्स में होता है ये, एक होता है आर्मी का और एक सीएपीएफ का, और आर्मी और सीएपीएफ से डेपुटेशन पर नियुक्ति होती है इनके कमांडो की, है ना। इसके अंतर्गत भी दो ग्रुप्स आते हैं, एसएजी और एसआरजी, यानी कि स्पेशल एक्शन ग्रुप, जो कि टेरर को काउंटर करने के लिए होता है, टू काउंटर टेरर। दूसरा होता है एसआरजी, स्पेशल रेंजर ग्रुप, जो कि वीआईपी प्रोटेक्शंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट, हम देश की आंतरिक सुरक्षा पर कैसे सहयोग कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पर हमारा योगदान कैसे हो सकता है। तो अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है यहां पर है, खुद संविधान और कानून का पालन करना और दूसरों को भी कराना। ये अगर हम करते हैं तो हम योगदान कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी पे। मीसा कानून किससे संबंधित है? ये मीसा कानून जो है 1971 में आया था। इसका फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा के लिए आया था। मीसा यादव, आप लोगों को नाम याद होगा, मीसा यादव जो नाम है लालू प्रसाद जी के बेटी का नाम है, क्योंकि इसी कानून के अंतर्गत जब इमरजेंसी लगा था इंदिरा गांधी जी ने लालू यादव को जेल में डाल दिया था, इसीलिए जानबूझकर उन्होंने, लालू यादव ने मीसा नाम अपनी बेटी का रखा था। तो ये थी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बात नेशनल सिक्योरिटी से, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो थैंक यू सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में।